था कि पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं था। 10th स्टैंडर्ड में जब आया तो फेल हो गया, गुजराती में फेल हो गया। अब कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट ईयर में ही मैंने वापस फेल हो गया। अच्छा। तो अब नहीं होगा, अब काम नहीं होगा। उन्होंने एक आदमी का जो नाम दिया ना, तो मैंने बोला उनके वहाँ बैठने को मिलेगा, उनके पास उनकी केबिन में जाने को मिलेगा। बहुत एक्साइटेड हो गया मैं, क्योंकि वो हमारे लिए अमिताभ बच्चन थे। बेडरूम में सबको बिठा, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर भी आए। हाँ। किसी ने ये नहीं पूछा कौन सा प्लान है, क्या है, कुछ नहीं। क्या बात, जिग्नेश बोल रहा है ले लो। मुझे पता नहीं था वो एजेंट बनने वाले थे, पर एजेंट का नाम दिया कि मैं LIC एजेंट बनने वाला जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा बढ़िया है। लाइफ में ऐसा मैंने देखा है, और मुझे जब भी मैंने सोचा है तब मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सक्सेस तो होने वाले ही है। पापा अच्छा काम कर रहे तो मेरे हिसाब से तो इमेज अच्छी थी, बाकी लोगों का तो पता नहीं। पापा अच्छा काम करे तो मेरे को तो ऐसे कोई शर्म आती नहीं। कहीं से चाय या किटली पर वो मुंह बूद होके मस्त तैयार होके फिर जाता था। बैग वो किटली पर ही रखता था मैं, क्योंकि उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो कहीं उस गाड़ी वाड़ी में आया है। जो भी, चाहे वो जूते बनाने वाला मोची हो, चाहे हेयर कट करने वाला वो सलून वाला हो, चाहे कपड़े सीने वाला दर्जी हो, चाहे फैक्ट्री का मालिक धीरूभाई अंबानी हो, कोई भी हो आदमी अपना काम टॉप लेवल का करे। ऐसा था कि मैंने साहब के सामने एक आदमी को थप्पड़ मार दिया था। अच्छा। क्लोजिंग के लिए मैं ज्यादा वो रहता था एक्साइटेड, आज ही कर दो, आज ही कर दो, आज ही कर दो। तो वो ना अपने काम के लिए एंथुसियास्टिक रहते कि भाई ये करना है। किसी भी चीज का बिजनेस करो, पर उसके लिए अपने को पूरा वो डेडिकेशन रखना चाहिए। जब US जाके वापिस आया ना, तब जो लोग मुझे ऐसे ही अवॉइड कर देते, वो लोग मान सम्मान से बुलाने लगे। कपड़े में चेंज लाया, बोलने में चेंज लाया, थोड़ा माइनर हो गई। जो बहुत बोलती थी वो धीरे धीरे थोड़ा कम कर दिया। बाइक पे भी मैंने सवार की, फिर कार आई, फिर मर्सिडीज आई, सभी में मैंने जर्नी की है इनके साथ। बोला था कि हमको जाना है वीजा लेने, तो मैं शौक हो गई, मेरी आंख में आंसू आ गए कि वीजा लेने हम आए हैं। मेरा सबसे बड़ा टारगेट है भरत भाई पारिक के साथ बैठने का। पार्टी को समझाता हूँ कि इंश्योरेंस मेरे से ज्यादा जरूरत आपके फैमिली को। आपके फैमिली को 2.5 करोड़ मिलने वाले हैं, और मुझे तो महीने का 4,000 मिलने वाला है। उन्होंने जो जवाब दिया था ना, कि बोला था जिग्नेश भाई तुम्हारा और मेरा पैसा नहीं है, एक विधवा का पैसा है, और एक विधवा का पैसा हम ऐसे तैसे खर्च नहीं कर पाते। सपोर्ट तो करना ही चाहिए हस्बैंड को पूरा, और वो मैं करती हूँ। तीर्थ, आपको अपने फादर में कौन सा रोल मॉडल नजर आता है? सचिन तेंदुलकर है और MS धोनी है। MS धोनी का क्या है कि उनको पहले से उनको मानते हैं, तो मेरा भी वैसा ही होता क्या कि मैं भी MS धोनी को मानता हूँ। तो क्या वो अपने काम में फुल्ली डेडिकेटेड और शांति से सोचते हैं, मतलब काम के लिए, तो उसकी वजह से MS धोनी भी ऐसे नजर आते हैं। जगह पे ही है, ऊपर चले गए? नहीं यहाँ लेकिन मेरा मोटो क्या था, विश्वामित्र इंद्र की गादी। अगर पैसे के लिए ही मार्केट में निकले हम, चाहे जॉब करते हो चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, तो क्यों ना ये उनको मालूम चल गया था कि इतना कमीशन मिलता है, इतना सारा है, पर मालिक इतना कमा रहे हैं, तो ये इतना कमा है, तो ये हम वहां पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं पहुंच सकते। तो वो लोग वहां से भटक चुके थे, भटक गए हैं। कि पार्टी और हमारा क्लाइंट वो भी सोचता है कि मेरे पोर्टफोलियो को मेंटेन करने वाला एजेंट चाहिए, तो मुझे और डेडिकेशन देना पड़ेगा बिजनेस में। इसलिए सारे एजेंटों को डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो कामयाबी तो मिलेगी। यानी कि वो जो डायलॉग है ना, काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के मिलेगी। तो काबिल बनाओ अपने आप को। बहुत बढ़िया। होता क्या है कि वो हम खुदाई करते 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 जब गोल्ड निकलने वाला होता है, वहीं छोड़ दे यार, कुछ निकला नहीं है। बता रहे थे यहाँ से बहुत कुछ, जिग्नेश मैंने बताया था LIC बहुत देती है, इतना सारा वक्त हो गया, कुछ मिला नहीं, 4 साल से कर रहा हूँ। जब मिलने वाला था 5वें साल, तभी उन्होंने वापिस चले गए, और 5वें साल कामयाबी वहां खड़ी थी। जीवन लाभ सबके लिए लाभ ही है, जीवन आनंद सबके लिए आनंद ही, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करें वो एक जरूरी है। और वो ट्रेनिंग से ही आता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग सीख के आते हैं, सीखना सबको पड़ता है। सचिन तेंदुलकर लास्ट मैच खेलने गया, तभी वो नेट प्रैक्टिस के लिए गए ही थे। अमिताभ बच्चन भी जब भी आदमी डायलॉग बोलने के लिए रिहर्सल करते ही है, करते भैंसे चराने से लेके आज मर्सिडीज तक। और आपको बताऊं, लगभग 3 लाख किलोमीटर का मैंने फ्लाइट में जर्नी किया होगा। मैं कोई फिल्मी एक्टर को नहीं देखती, इनको ही देखती हूँ। यही मेरा एक्टर है, यही मेरा हीरो है। क्या बात है, क्या बात है। जिग्नेश भाई, आपको कौन सी फिल्म एक्ट्रेस नजर आती है आपकी वाइफ में? जयाप्रदा। क्या बात है, नहीं एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। अभी इन्होंने बोला ना, तो वाकई में आप जयाप्रदा जैसी दिखती हैं। सुपर, बहुत बढ़िया। दोस्तों, इस वक्त हम हैं अहमदाबाद में,
और अहमदाबाद में मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस एजेंट से मिलाने वाला हूं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत वो भैंस चराने से की थी। वो भी 10वीं फेल हो जाने के बाद उन्होंने भैंस चराने का काम शुरू किया, एक प्यून के रूप में काम करते थे उसके बाद। और फिर जब इंश्योरेंस की एजेंसी ली तो कुछ ऐसा काम किया उन्होंने कि 1 साल में वो 2 टीओटी करने वाले एडवाइजर बन गए हैं। 2 टीओटी का मतलब आप जानते होंगे 12 एमडीआरटी 1 साल में। और एलआईसी के एलाइट क्लब मेंबर हैं, जो टीओटी से भी बड़ा क्लब एलआईसी ने बनाया है, एलाइट क्लब, उसके वो मेंबर हैं। और पिछले साल 14 लाख से ज्यादा जो एलआईसी के एजेंट है उसमें 24th नंबर जो है, 24th नंबर के एडवाइजर हैं। सो दोस्तों, जिस एडवाइजर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इनका नाम है मिस्टर जिग्नेश पटेल। जिग्नेश पटेल ये अहमदाबाद में रहते हैं और आज हम इनके घर पे आए हैं और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानने वाले हैं। और स्पेशल बात, खास बात ये है कि इनके घर में जब हम इनकी लाइफ जर्नी का वीडियो बना रहे हैं तो उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ में है और उनका लड़का तीर्थ भी हमारे साथ में है। यानी कि विद फैमिली बैठ के, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनसे नहीं मालूम पड़ेगी, उनकी धर्मपत्नी बताएगी। थोड़ी पोल खोल करेंगे हम लोग, कुछ बातें ऐसी हैं जो उनका लड़का बताएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ जर्नी होने वाली है मिस्टर जिग्नेश पटेल की। तो चलिए मिलते हैं जिग्नेश पटेल जी से और उनकी कामयाबी के राज क्या है ये उनकी लाइफ जर्नी से हम जानेंगे। सो जिग्नेश जी, BI टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सो आपकी जानकारी के लिए, वैसे तो समझ में आ ही रहा है, ये जिग्नेश जी की धर्मपत्नी है। मैडम, आपका नाम क्या है? कृपाली। कृपाली, आप पे बहुत कृपा हुई है। और ये है इनके सुपुत्र तीर्थ। एक ही लड़के हैं, बट पर्सनालिटी ऋतिक रोशन से कम नहीं है। फैंटास्टिक। सो बहुत कुछ जिग्नेश जी की पर्सनालिटी, बेटा बाप पे ही गया है नवदीप। सो जिग्नेश जी, बाप पर ही गया। सो जिग्नेश जी, वैसे आपसे बहुत कुछ जानना है, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो की शुरुआत कृपाली जी आपसे होनी चाहिए। और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका शादी होने से पहले इनसे, जिग्नेश जी से, जब आपको पता चला कि आपकी इनसे शादी होने वाली है, तो क्या आपको इस बात की जानकारी थी ये इंश्योरेंस एडवाइजर है? नहीं, जानकारी नहीं थी। तो फिर क्या बताया आपको? शादी के पहले तो वो थे ही नहीं। अच्छा, था शादी के पहले इंश्योरेंस एडवाइजर ही नहीं थे? शादी के बाद हुआ। शादी के बाद तो पहले आपको क्या बताया कि लड़का क्या करता है? वो हमारा काम था, ईंटों का था। हाँ, वो उसमें जाते थे। अच्छा, उसमें काम करते? मैन्युफैक्चरिंग का हाँ? पापा का काम था, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करते थे। ओके, bricks होती है। हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग, तो था। उसमें, अच्छा, वो आपको बताया। हाँ। क्या बताया? सीईओ है वो कंपनी के, ऐसा? हमारा खुद का ही था। अच्छा, आपका खुद का ही, मतलब इनका खुद का ही इनका था? खुद का ही था। हाँ, वो तो बाद में हुआ ना आपका। हाँ, बाद में हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन चलिए, तो ऐसा बता के बाद में ये शादी के बाद फिर हाँ, इन्होंने शादी के डिसीजन बाद। बनाया कि ये इंश्योरेंस एजेंट हाँ। बनेंगे। पहले आप जो है वो भैंसे चराने का काम करते थे, आपने बताया। वो क्या मतलब जर्नी है? भैंस चराना आपने शुरू किया, प्यून बने, अभी मैडम बोल रही है आपने ब्रिक्स कंपनी में भी काम किया। थोड़ा आपका एजेंट बनने से पहले की आपकी जो करियर जर्नी है उसको थोड़ा बताएं आप। एक्चुअली क्या था कि पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं था अच्छा, ओके। पहले से, मालूम नहीं क्यों। 10th स्टैंडर्ड में जब आया तो फेल हो गया। अच्छा। 10वीं तक तो ऐसे तैसे निकल गया, लेकिन वो बोर्ड का एग्जाम रहता है तो वहाँ निकलना थोड़ा मुश्किल हुआ। ओके। तो गुजराती में फेल हो गया। आप ओके। लैंग्वेज सब्जेक्ट में फेल हुआ। हाँ। तो फिर मेरी मौसी मेरे साथ में ही रही। इंग्लिश में पास हो गए थे? इंग्लिश में था ही नहीं ना, वो लिया था ना, संस्कृत लिया था। अच्छा, संस्कृत लिया था, ओके। तो मेरी मौसी साथ में रहती है, मेरी मम्मी और मेरी मौसी एक ही घर में, और मेरे चाचा की वाइफ है, यानी कि हम साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। तो मौसी ने बोला तेरे पापा डांटेंगे, तू कहीं जाना आना शुरू कर दे। तो क्या करूँ? तो क्या काम कर, पापा डांटेंगे, उससे अच्छा तो ये सुबह भैंसे लेके निकल जा। अच्छा। तो फिर, और मेरा भाई कजिन ब्रदर जो भी, वो मेरा अच्छा दोस्त भी है, अच्छा। हम दोनों साथ में खेत में चले जाते थे। 4 भैंसे थी हमारी, लेकिन फिर वहाँ छोड़ के हम बैठ जाते थे। अच्छा। एक्चुअली बताऊं तो फनी बात हुआ है कि उसके ऊपर हम बैठ जाते थे, भैंस के ऊपर। भैंस के ऊपर, 1.5 अच्छा। किलोमीटर दूर था हमारा खेत। अच्छा।
वहाँ जाना आना, फिर शाम को लेके आने का वापस। हाँ। फिर हुआ 11वीं स्टैंडर्ड में आया, एग्जाम रीटेस्ट करवाया तो उसमें निकल आया, क्योंकि फिर 2 मार्क्स उन्होंने रीचेकिंग में डाल दिए, कुछ भगवान की कृपा रही तो 33 हो गया, तो 35 चाहिए तो 2 वो कृपा गुण करके देते हैं गुजरात बोर्ड में, तो कृपा गुण करके ऐसे 35 मार्क हो गए तो पास हो गया। कृपा बहुत रहती है आप पे। फिर आधे से दिवाली के बाद तुरंत मैंने 11वीं स्टैंडर्ड शुरू कर दिया, हाँ। और यानी कि मेरा साल बिगड़ा नहीं। 12वीं में आया तो वापिस फेल हो गया, फिर री एग्जाम दिया, वापिस फेल हो गया, फिर तीसरी बार एग्जाम दिया तो 37 मार्क करके वहां से निकला। कॉलेज में आया, कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट ईयर में ही मैंने वापिस फेल हो गया। अच्छा। तो अब नहीं होगा, अब काम नहीं होगा। जब पहली दफा फेल हुआ ना, तब वैसे ही दूसरी बार माँ तो हमारी रहती थी कि ज्यादा डांटती नहीं थी, क्योंकि लाड़के रहते थे हम उनके। तो मौसी ने बोला आप कुछ कर, लग जा कहीं। तो उनके लड़के के लिए एक जॉब की ऑफर आई थी ज्वेलर्स की, यानी कि मेरे कजिन ब्रदर जो मेरा दोस्त है राकेश, तो बोला तू जा, वो राकेश तो कॉलेज जा रहा है ना, तू जॉब चला जा क्योंकि तू फेल हुआ है। तो ज्वेलर्स में नौकरी जाना मैंने वहाँ देखा, तो सुबह बोलता है ये झाड़ू पोछा करने का और जो कस्टमर है उसको चाय देने की। चाय वो पहले हमारे यहाँ स्टील की प्याली में देते थे, तो प्याली धो के रखने की, फिर चाय देने की, जो कस्टमर जाए तो चाय की प्याली धो के वापिस रख देने की। वहाँ से शुरुआत किया था। चांदी के काउंटर में बिठाते, यानी सिल्वर काउंटर में हमको बिठाते थे। कुछ काम नहीं था तब हम कस्टमर भी हैंडल कर लेते थे। तो बॉस को मालूम चला कि इसको तो कुछ आता है, ज़्यादा कस्टमर हैंडल कर लेता है, कन्विंस कर लेता है। ये साल था मेरा, लगभग उम्र था 18 साल, 17-18 साल। तो फिर नया शोरूम उनका हमारे अहमदाबाद का जो बड़ा रोड है, सीजी रोड जो बोलता है, सारे बहुत बड़े बड़ी कंपनियों के शोरूम सीजी रोड पर है, वो कॉर्पोरेट रोड और बहुत अच्छा रोड बोला जाता है। वहाँ उनका शोरूम ओपन हुआ, तो बोला सेठ ने बोला आप वहाँ आ जाओ, यहाँ ये सब छोड़ो। तो वहाँ झाड़ू पोछा चाय वाय सब निकाल दिया और मुझे बिठा दिया गोल्ड के काउंटर पर। तो ऐसा लगा कि चलो अपने में कुछ है, मुझे कुछ आता है, क्योंकि सेठ को ट्रस्ट हुआ ना कि इसको ये कस्टमर हैंडल करता है। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर थोड़े यहाँ हो गया वो मस्जिद वाला, बाबरी मस्जिद वाला 93 में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो पापा ने बोला सिटी में जाना आना रहता था तो वहाँ तू मत जा, फिर हमारे ब्रिक्स से बिजनेस में आ जा। तो वहाँ से वापस ब्रिक्स से बिजनेस में उन्होंने मुझे ला दिया। 4 साल तो किया। बाबरी मस्जिद यानी कि उस वक्त कहाँ थे आप? ज्वेलर्स में नौकरी कर रहा था ना मैं। हाँ, तो बाबरी मस्जिद का क्या लेना देना था? हाँ, वो हो गया था धमाल वमाल सब, हिंदू मुस्लिम। कहाँ पे, मतलब कौन सी जगह पे? अहमदाबाद सिटी में। अहमदाबाद में हुआ था? अहमदाबाद सिटी अच्छा। में हुआ था। वहाँ मुंबई में हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ पे उसका कर्फ्यू असर हुआ। लगता अच्छा, था, ऐसा ऐसा थोड़ा रहता था। तो पापा को टेंशन हुआ सिटी में जाना आना, छोड़ दो नौकरी वोकरी और नहीं करना है, थोड़ा टेंशन। वो भी बच्चों का तो अच्छा ही सोचते हैं। तो फिर उन्होंने अपने खुद के बिजनेस में मुझे ला दिया। लाने के बाद फिर मेरे जो दादा थे, और हम, मैंने बोला ना हम सारे ज्वाइंट फैमिली है यहाँ। जो अजू भाई पार्क है ना, वो हमारे 6 भाई, पापा के 6 भाई साथ में रहते हैं। तो पापा के चाचा यानी मेरे दादा, वो एक्सपायर हो गए 96 में, 7 में। तो पापा का मन वहाँ से निकल आया कि यार धंधा, क्योंकि उन्होंने 1982 से शुरू किया था दोनों ने मिलके। 97 में उनका देहांत होने के बाद उनका मन निकल गया वहाँ से कि यार चाचा के बगैर धंधा कैसे करूँ। तो धीरे धीरे वो वाइंड अप किया, वापिस फ्री हो गया। तो मेरे जीजा जी थे, उन्होंने बोला कि एयर कंडीशनिंग में जा। तो एयर कंडीशनिंग में मुझे जो अहमदाबाद के बड़े डीलर थे ठंडक मार्केटिंग करके, उरुष भाई साहब, तो उन्होंने ऐसे इंटरव्यू लिया और बोला क्या तनख्वाह चाहिए। बोला अजय आज तक जॉब किया नहीं, बहुत पहले छोटा था तब किया था, आपको जो ठीक लगे वो दे देना। तो क्या ऐसे कैसे मालूम चलेगा? बोला 1 महीना आप देख लो, आपको जो ठीक लगे तो रखना या ना बोल देना, और तनख्वाह भी आप ही तय कर देना। तो खुश हो गया, चलो बढ़िया है, 1 महीना तो वैसे ही फ्री मिल गया कोई आदमी। तो फिर शुरू किया। तो करना क्या था कि पूरा एयर कंडीशनिंग का काम का जो सर्विसिंग का जो कॉल आते थे वो रिसीव करके पूरी कंप्लेंट लिख लेगी पूरे दिन की, दूसरे दिन वो सारे टेक्नीशियन को दे के वो सॉल्व करवाने। काम कुछ नहीं रहता, सुबह सुबह 1 घंटा काम रहता था, बाकी तो फोन रिसीव करना कुछ था नहीं। एक बड़ा इंसिडेंस उस दिन हो गया। मैं ऐसे दोपहर को खाली बैठा था और उरुष भाई का आना हुआ। मैं गेम खेल रहा था कंप्यूटर पे, कंप्यूटर में बेसिक सीखा हुआ था उसके जो फेल हुआ ना उस दौरान। तो गेम खेल रहा था, उरुष भाई कुछ बोले नहीं, अंदर उनके कैबिन में चले गए। फिर बुलाया जिग्नेश, बोला क्या कर रहा था? बोला कुछ नहीं साहब, कुछ काम नहीं था तो बैठा था। तो नहीं अभी कंप्यूटर में क्या कर रहा था? बोला कुछ नहीं, गेम खेल रहा था। मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो उन्होंने मार्क किया है। क्या सही बोलूँ, ये बात 2003 की, 2002 की या 3 की। उन्होंने मुझे बताया कि लाइफ का बहुत बड़ा टाइम वेस्ट कर रहा है तू, आज से गेम खेलना बंद कर दे अगर आगे आना हो तो। साहब 2003
और 2026 आज तक मैंने वीडियो गेम भी नहीं खेला, नहीं कंप्यूटर में गेम खेला, नहीं मोबाइल में गेम खेला। क्या बात है, इतना सीरियस लिया आपने उस Seriously, बात को। क्योंकि उन्होंने बताया और अच्छा बोला, मेरे लिए भी अच्छा था ना कि लाइफ का तू टाइम वेस्ट कर रहा है गेम खेल के, और ये वीडियो गेम खेलना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरा दिमाग वहां रहता है। उन्होंने पूरा समझाया था बात। फिर उन्होंने जब मैंने जॉब किया था, साथ साथ में मैंने एक इंश्योरेंस लिया मेरे बेटे का, जब इनका बॉर्न हुआ तो अरुण ओझा करके एग्जीक्यूटिव हमारे साथ में थे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे ठंडक मार्केटिंग में। बोला मैंने ICICI प्रूडेंशियल का किया है तो इंश्योरेंस, मैंने बोला मेरे बेटे का कर दो, तो 7,500 समथिंग का प्रीमियम का मैंने चेक दे दिया 2002 में। तो पापा को आके बताया कि पापा मैंने तीर्थ का इंश्योरेंस लिया, और 2-3 दिन पहले मेरे पापा और हम साथ में पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर हर रोज हमारा दोनों का ऐसा शेड्यूल था साथ में पेपर पढ़ना। तो 2 दिन पहले दिन ही उन्होंने बताया था कि इंश्योरेंस की एडवर्टाइज आई, LIC एजेंट बन जाना, तो इतने इतने लोगों को काम मिलेगा, तो काम हो जाएगा तेरा। उन्होंने एक आदमी का जो नाम दिया ना, तो मैंने बोला उनके वहाँ बैठने को मिलेगा, उनके वहाँ उनकी केबिन में जाने को मिलेगा, बहुत एक्साइटेड हो गया मैं, क्योंकि वो हमारे लिए अमिताभ बच्चन थे अच्छा और मेरे रोल मॉडल रहे वो एक्चुअली, अच्छा। बाबू भाई पंतली करके। हम्म, उन्होंने उनका बात बोल दिया बाबू भाई का नाम, क्योंकि वहाँ उनको उनके इंश्योरेंस होंगे तो तेरा काम चल जाएगा, ऐसा बोल के मैंने फिर सोचा नहीं कुछ। फिर 3 दिन बाद पापा को बताया कि तीर्थ का इंश्योरेंस लिया। मैंने बोला था तूने इंश्योरेंस का बात करना शुरू किया और तू दूसरे से ले रहा है। बोला अरुण भाई को फोन किया, अरुण भाई वो चेक डिपॉजिट मत करना, मुझे LIC एजेंट बनना है। हम्म, वो बंदा मेरे साथ LIC ऑफिस आया, अरुण ओझा, हम्म, और चलो साथ में। और मैं सही में किस्मत वाला तो हूँ, क्योंकि पापा के घर जन्म मिला, वो बड़ा बात है मेरे लिए। दूसरी किस्मत वहाँ जाग गई कि कमलेश भाई ठक्कर मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर जो थे, वो एग्जैक्ट सामने बैठे थे, जैसे LIC में हमने एंट्री लिया मैंने और अनु भाई ने, सामने ही बैठे थे। और उनको जाके पूछा साहब LIC एजेंट बनना है तो क्या प्रोसेस है, किसको मिलना है, तो कि बैठो बैठो। हमको वो मालूम नहीं था पूरा सिस्टम के, डेवलपमेंट ऑफिसर होते उसके अंदर एजेंट बनते। मैंने बोला ब्रांच मैनेजर से मिलना होता है ऐसा तैसा। मैंने ऐसे ही इंक्वायरी के लिए पूछा साहब को, बैठो बैठो ऐसा करके बिठाया। और सही में ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सही में बहुत अच्छा किस्मत वाला था मैं, भगवान की कृपा रही मेरे पर कि कमलेश भाई ठक्कर मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में मिल गए, और वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि ठीक है आप बाबू भाई जी से बहुत प्रेरित थे, उनके कैबिन में जाने का ऐसा कुछ आप बोल रहे थे कि उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, उनको अमिताभ बच्चन समझते थे। एजेंसी मतलब लेना ये आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली दिमाग में तो नहीं, पापा ने बोला, हम्म, पापा की बात कभी टालते नहीं। पापा ने क्या बोला? एजेंसी ले लो जाके। एजेंसी ले लो और अच्छा। हमारे घर के काम आएंगे, बाबू भाई के काम आएंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली अच्छा। कजिन ब्रदर होते हैं। तो ये आपके पापा ने आपको आइडिया दिया कि एजेंसी ले लो। एजेंसी ले लो। तो कमलेश भाई ठक्कर आपको मिले और उन्होंने आपको एजेंसी दी। पहला इंसान कौन था जिसको आपने पॉलिसी की बात की? गांव के सारे दोस्त मेरे जो कजिन। पहला, सबसे पहला आदमी कौन था? पहला इंश्योरेंस लिया था तीर्थ का, पहला इंश्योरेंस है वो तो खुद का ही था। खुद का। उसके बाद जो पहला आपका जो प्रोस्पेक्ट था, दोस्तों में जो पहला था, वो अल्पेश पटेल करके था मेरा, जो अल्पेश इसका पटेल। क्लोज दोस्त है ना, जिग्नेश पटेल, उसका नाम भी जिग्नेश है, उसका भाई था। अच्छा। एक्चुअली जिग्नेश, आशीष, अजीत, राकेश, तो उसका क्या रिप्लाई था? वो What was सब it? सब दो लोगों को किया क्या था कि LIC एजेंट की जो जो 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, यानी कि चलता है पूरा 30 दिन का ट्रेनिंग, काम को मैं ट्रेनिंग लेता, जॉब चालू थी इसलिए। तो उस टाइम सबको बता के रखा था कि मैं LIC का काम करने जा रहा हूँ, तो वो सब लोग तैयार थे। अच्छा, सब तैयार थे। वो तो आप अल्पेश पटेल ने आपसे भगवान की पॉलिसी कृपा लिया? रही है। हाँ। तो 11 दोस्तों को मैंने घर करवा लिया। अच्छा। जैसे ही मेरा लाइसेंस आया, हम्म, पास हो गया एग्जाम, वो पहली का पास दी कि मैं तुरंत निकल गया। पहली क्या? पहली वो एग्जाम दी कि मुझे तो रीट्रायल नहीं देना पास पड़ा। हो गए। क्या बात है। वो एक्चुअली वो आपकी डेस्टिनी थी। राइट। वो डेस्टिनी थी। Right. तो आपके सारे दोस्तों ने आपसे इंश्योरेंस की सारे पॉलिसी? दोस्तों को मेरे घर पे बुला, अंदर मेरा बेडरूम में सबको बिठा, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर भी आए। हाँ। किसी ने ये नहीं पूछा कौन सा प्लान है, क्या है, हाँ। कुछ भी नहीं। क्या बात है। जिग्नेश बोल रहा है ले लो, सब ने तुरंत फॉर्म भरा। 11 पॉलिसी जो पूरे साल का टारगेट होता है, मैंने पहले दिन रखी थी 12 पॉलिसी। पूरे साल का? ओके। LIC का एक टारगेट था कि 12 पॉलिसी करो तो नहीं, चलो यहाँ तक तो चलो ठीक है कि आपके यार दोस्त थे, लेकिन एक्चुअल जब आपका काम शुरू हुआ तो आपको कुछ शुरुआती दिनों में कुछ ना आए, किसी ने मना किया, बहुत सारे ना। तो वो एक्चुअल जब काम शुरू हुआ तो यार दोस्तों ने कर लिया? सबसे पहले ही ना आई, जब से जिससे प्रेरित होकर मैंने इंश्योरेंस एजेंसी लिया। हाँ। मैंने तो बोला ही, लेकिन जो वो बोला था उनका जो नाम बाबू भाई पटेल का, हाँ हाँ, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने नहीं लिया। और नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मैं और लग गया। हाँ। क्योंकि लिया है तो मजा भी आ गया, मुझे मालूम चल गया कि ये है। फिर पहले दिन 12 पॉलिसी किया था तो ब्रांच मैनेजर भी डायरेक्टली पहचानने लगे थे।
तो अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिलने लगा ब्रांच से। फिर आया बात मार्च महीना 2003, क्योंकि 2002 में सितंबर में एजेंसी लिया था, नवरात्रि थी माता जी की। तो उसके बाद आया 70 लाख का समय शुरू हो गया, तो करोड़पति का बहुत वैल्यू था, करोड़पति बीमा एजेंट। तो मुझे बताया गया कि करोड़ कर दे काम। 70 लाख हुआ है, 30 लाख बाकी है, और महीना रहा एक, यानी कि 20 दिन ही रहे होंगे। पापा को बताया था, तो पापा ने ऐसा बोला कि अगले साल कर, इस साल अभी थोड़ा ठंडा कर दे, क्योंकि पूरा करोड़ कर जाएंगे जब अगले साल तेरे को नहीं मिलेगा तो दिक्कत ना हो, यानी कि अगले साल करोड़पति बन। मैंने बोला नहीं यार कुछ करो, क्योंकि ब्रांच में मीटिंगों में जाता था तो मोटिवेट ज्यादा होता था, और कमलेश भाई बहुत अच्छे इंसान थे, तो मैंने बोला कर दूंगा। थे मतलब अभी है ना, इस दिन? यानी कि रिटायर हो गए। अच्छा, अभी रिटायर हो गए, ओके। लास्ट ईयर रिटायर हो गए। तो फिर मैंने कुछ भी करके 2 साल ज्यादा मेरा एफर्ट्स बढ़ा दिया, और करोड़ का काम मैंने कर दिया। तो पहले साल अच्छा रहा मेरा। आपका पहला जो कमीशन आया वो क्या अमाउंट का था? 4800 रुपये, 4800 कमीशन आया था। और पहले साल कहाँ सर, पहले महीने का जो कमीशन पहले महीने आया, का तो नहीं, वो पहले महीने जो का था। पहला जो 4000, पहला 4800 था। 4800 रुपए का, वो जो दोस्त यार दोस्तों से जो ये किया उसके 4800 का, तो क्या वो मतलब आपके लिए बड़ा अमाउंट था या आपको लगता है छोटा ही अमाउंट था? वो अमाउंट छोटा था, अमाउंट आपके लिए छोटा अमाउंट था? क्योंकि 2002 में मैंने अच्छा कमाना शुरू कर दिया था, जो जॉब करता ये कौन सा महीना था जब आपने, कौन सा साल था ये जो आपको 2002 में आपको पहला चेक आया था, LIC का चेक आया था जब आपने काम चालू कर लिया था? क्योंकि अच्छा लगा इसलिए कि पहला तनख्वाह जो था मेरा वो 600 रुपया था। आपको जब पता चला कि अभी ये इंश्योरेंस एजेंसी में जा रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट बन रहे हैं, तो आपके मन में क्या आया? मतलब जनरली क्या है कि उस वक्त, आज भी इंश्योरेंस एजेंट है ये, लोगों के पीछे भागना पड़ता है, ऐसे सब होता है, आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल आया? मेरे को तो वो जो करेगा वो अच्छा ही लगता है। मुझे पता नहीं था वो एजेंट बनने वाले थे, और एजेंट का नाम दिया कि मैं LIC एजेंट बनने वाला जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा बढ़िया है। और पापा ने भी बोला था, तो पापा बोलते हैं तो उसका तो हम मान रखते हैं, और वो जो सही जो बोलते हैं वो सही होता है, इसलिए मैंने सोचा अच्छा है, चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको एक तो है कि आपको कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर, एक चीज है, ठीक है। आपको क्या लगता है इनकी, मतलब क्या ऐसी आपको ऐसा लगता है कि ये कामयाबी हो जाएंगे, ऐसी क्या खासियत आपको नजर आती है इनके अंदर? वो उसका स्वभाव ऐसा ही है, अच्छा है स्वभाव। वो जो करते हैं मुझे अच्छा ही लगता है, और सबके साथ बातचीत करते हैं, वो मुझे पसंद आता है। वो लाइफ में ऐसा मैंने देखा है, और मुझे जब भी मैंने सोचा है तब मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सक्सेस तो होने वाले ही है। मतलब तभी आपको पूरा कॉन्फिडेंस था इनके ऊपर। फैंटास्टिक। तीर्थ, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई आपसे जब पूछता है, अभी तो चलो आप काफी प्रोफेशनल हो गए, अच्छे से जवाब दे सकते हो, लेकिन जब आप स्कूल में थे, कोई आपसे ऐसा पूछता था कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आप क्या बोलते थे? इंश्योरेंस एडवाइजर, LIC। कॉन्फिडेंटली बोलते थे, जो है तो वो तो सच ही बोल रहा है। नहीं वो तो है, बट आपके मन में कैसा था? इंश्योरेंस एडवाइजर की इमेज कैसी थी आपके मन में? अच्छा काम करे तो मेरे हिसाब से तो इमेज अच्छी ही थी, बाकी लोगों का तो पता नहीं। पापा अच्छा काम करे तो मेरे को तो ऐसे कोई शर्म आती नहीं। गुड, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब तो शुरू से ही ना, 2000 में आपने एजेंसी ली थी, शुरू से आपका पहले से इंश्योरेंस का ही काम है, लेकिन जब आपने काम करना शुरू किया 2002 में, जब आपने काम करना शुरू किया, अभी तो आप मर्सिडीज गाड़ी लेके काम करते हैं, लेकिन वो टाइम पे आपका काम करने का तरीका कैसा था? मोटरसाइकिल चलाते थे, कार चलाते थे, किस तरीके से काम करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मोटरसाइकिल था यामा करके, पापा ने जो ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग था यामा ला के दिया था, उस पर हम वो छोटी बैग लेके जाते, प्लास्टिक की बैग लेके। अच्छा, हाँ हाँ। तब ऐसा नहीं था, वो एग्जीक्यूटिव जैसा बैग नहीं रखता था, और क्योंकि काम अच्छा मिला था शुरुआत में, मैंने बोला भगवान की कृपा रही। लेकिन फिर ऐसा धीरे धीरे लगा कि बाइक लेके जाता था ना, तो कोई बड़ी पार्टी अगर मिलना, उनकी ऑफिस में जाना, अपॉइंटमेंट मिला है, तो मैं बाइक कहीं और रखता था, फिर उसमें वो शॉप रखता था फेस वॉश के लिए, और कहीं से चाय या किटली पर वो मुंह वूह धो के मस्त तैयार होके फिर जाता था। बैग वो किटली पर ही रखता था मैं, कि भाई ये बैग रखना, मैं 2 मिनट में आता हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो कहीं कुछ गाड़ी वाड़ी में आया है, क्योंकि बड़े बड़े लोग से मिलना शुरू हो गया था उस टाइम। तो मैं ऐसे ही जाता था एक डायरी लेके, शर्म आती थी वो, क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी उस दिन, और बैग भी अच्छा नहीं था।
लेकिन प्लास्टिक की बैग लेके जा नहीं सकता था, तो वही किटली पे रखते मुंह बुद्ध के भी जाता था, फिर उनको बताता था ऐसा 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 है। सही में बोलूं तो मेरे पापा के नाम से मुझे एंट्री बहुत जगह अच्छी अच्छी जगह मिली, अच्छी तरह से मिली। मतलब शुरू में आप क्या मोटरसाइकिल पे ही काम करते थे? मोटरसाइकिल वो पे। शुरुआती दिन वैसे ही हुए? लोगों ने ना बोला कि भाई हाँ। इंश्योरेंस है, बहुत है, कम नहीं है, ध्यान नहीं चाहिए अभी, लेकिन एंट्री अच्छी तरह से मिलती थी। यानी कि डिमोटिवेट होने का चांस मुझे नहीं मिला, भगवान की कृपा रही कि वो डिमोटिवेट नहीं हुआ मैं। कृपा तो आप पे बहुत रही है। क्योंकि क्या हुआ था, लोग ना तो बोलते थे बहुत सारे लोग कि बहुत इंश्योरेंस अभी जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे, तो ऐसा करेंगे, लेकिन मैं लगा रहा था क्योंकि करना था, आगे बढ़ना था। मेरे पहले से ही था कुछ जो भी करूंगा वो अच्छा करूंगा, क्योंकि मैंने एक टीवी पर इंटरव्यू देखा था अब्दुल कलाम साहब का, हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी। उन्होंने बताया था कि एक आदमी को पूछा था, एक आदमी ने कि सर हम आप तो वैज्ञानिक हो, आप अच्छा करते हो, बॉर्डर पे जो मिलिट्री रहती है वो भी अच्छा करती है, देशभक्ति का काम करती है, नेता लोग अच्छा काम करते हैं, पुलिस में रहते हो और देशभक्ति काम करते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम देश के डेवलपमेंट में काम आए। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था साहब, वो दिमाग में आज तक मेरे पास है और मैं वो फॉलो करता हूँ। उन्होंने जवाब दिया था कि आप जो भी फील्ड में हो, जो भी, चाहे वो जूते बनाने वाला मोची हो, चाहे हेयर कट करने वाला वो सलून वाला हो, चाहे कपड़े सीने वाला दर्जी हो, चाहे फैक्ट्री का मालिक धीरू भाई अंबानी हो, कोई भी हो आदमी, अपना काम टॉप लेवल का करे, जो भी फील्ड में हो आप टॉप पर रहो। तो मैंने ऐसा सोचा, मेरे कमलेश भाई की टेबल पे मैं टॉप पे रहूंगा। फिर टाइम आया कि धीरे धीरे ब्रांच के टॉप पर आने का सोचा, फिर सोचा कि डिवीजन पे टॉप पे आऊं। ऐसा सोच सोच के मैं दौड़ता था, लोगों की ना आती थी, सुनता जाता था, लेकिन बोला था टॉप लेवल का काम करना है, देश के लिए कुछ काम करना है तो टॉप लेवल पे करना है। बहुत बढ़िया। तो वाकई फिर में टॉप बहुत- पर रहने गया, सुनता गया, हाथ दी गई, काम मिलता गया, और कृष्ण भगवान भी कहते हैं कर्म करते जा, फल मिलेगा। नहीं, पर एक चीज मेरे को समझ में आ रहा है जिग्नेश जी, आप काम की बात जो है ना एकदम ठक करके पकड़ लेते हो, वो एक चीज मेरे को समझ में आ रही है। लेकिन आपने एक चीज बोला, मैं जाता था ऐसा बाल बाल बना के जाता था, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि आपसे पूछूं कि आपका ये हेयर स्टाइल पहले से ही है? क्योंकि से ही है। ऐसा हेयर स्टाइल पहले मेरा होता था। पहले से ही है। पहले मेरा ऐसा हेयर स्टाइल होता था, बाद में मैंने एक्चुअली चेंज किया, तो ऐसे जस्ट दिमाग में आ गया मेरे को। मेरा नेचर रहा है पहले से ही, जो हूँ वो हूँ। ओके। कोई एक्चुअली बनावटी या हेयर स्टाइल है, जो हूँ वो परफेक्शन के तरह से। अभी देखो मेरे बाल में आप वैसे ही स्मार्ट दिखते हो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि मेरा प्लस पॉइंट भी होगा। हाँ, क्योंकि हम सब जगह देखते हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी को सुनते हैं और टीवी वीडियो भी देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसी हिसाब से मैं सक्सेस मिली है, क्योंकि मैं जो हूँ ना नेचुरल हूँ। लोग भी बोलते हैं, तो बोला चलो जो मैं हूँ, हाँ फल बहुत देर से मिला, देर से बोला, वो भी जर्नी रहती है success बराबर की तो। बराबर, बहुत बढ़िया। चलिए मैं भाभी जी आपसे पूछता हूँ, इनके अंदर आप, इतना तो है कि आपको इनके अंदर बहुत सारी खूबियां दिखती हैं, लेकिन आप जब ये शुरुआती दिनों में काम कर रहे थे, तो आदमी क्या धीरे धीरे शार्प होते जाता है, अपने काम में सुधरता जाता है। कुछ इनकी कोई बुरी हैबिट थी जो आपको ऐसा लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो गई, जिसके वजह से इनको ग्रोथ में काफी मदद मिली है? कोई बुरी हैबिट इनकी शुरुआती दिनों में, भाई ये आदत इनकी खराब थी, इसके वजह से वो हट गई, उसके बाद इन्होंने अच्छी ग्रोथ कर ली, ऐसा कुछ आपको याद आता है या आपने ध्यान ही नहीं दिया कभी ये बात पे? मैंने कही, मुझे कुछ बुरी आदत नहीं लगी इनमें। कुछ नहीं, कुछ बुरी आदत नहीं लगी। जब से मैंने देखा है तब से सेम ही देख रही हूँ, आज भी ऐसा सेम ही देख रही हूँ। नहीं नहीं, नहीं। मैं भी जो बोलती हूँ सच ही बोल देती हूँ। ओके, तो मतलब आपको कोई, चलिए मैं जिग्नेश जी आपसे पूछता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि शुरुआती दिनों में मेरे अंदर ये कमी, खराब हैबिट थी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो निकल गई, तो मेरे को ग्रोथ में काफी हेल्प मिली? मेरा गुस्सा, ओके। बहुत गुस्सा वाला आदमी था मैं, अच्छा। बहुत गुस्सा वाला था, और उरुष भाई के हिसाब से धीरे धीरे निकला, फिर कमलेश भाई के हिसाब से धीरे धीरे निकला, और बहुत सीखता गया। और मुझे मालूम चला कि गुस्से से सामने वाला अपने से नाराज ही होगा, नुकसान ही अपने को ही होगा, सामने वाले को तो होगा तब होगा, लेकिन पहला नुकसान मुझे होगा। ये धीरे धीरे मालूम चला मार्केट में जाने के बाद। उरुष भाई ने मुझे साफ किया, उसके बाद कमलेश भाई ने बहुत अच्छी तरह समझाया। ऐसा था कि मैंने साहब के सामने एक आदमी को थप्पड़ मार दिया था। अच्छा। क्या हुआ था कि उन्होंने प्रीमियम बोला कि नया इंश्योरेंस लेना है, तो जिग्नेश भाई पहला प्रीमियम आप भर दो ना, मैं आपको 2 दिन में दे देता हूँ। तो क्या काम की लालच थी, मार्च महीना था, मैंने बोला भर दिया।
तो फिर मांगने जाता हूँ तो देता नहीं, फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा तैसा। फिर सामने एक दिन मिल गया, मैं और कमलेश भी जॉइंट कॉल में थे, तो मिल गया तो खींच के रख दिया। फिर उसके पापा ने मुझे आके पैसे दे दिए, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद ये कौन से साल की बात है? ये 2005-6 की बात है। 2005-6 की बात है। ओके। तो उन साहब की गाड़ी थी, डेवलपर ऑफिसर की, तो उन्होंने गाड़ी में बिठा के बोला, जिग्नेश भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना। तो साहब कितने दिनों से फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा तैसा। तो क्या जिग्नेश, एक खत्म हो गया तेरा। क्या खत्म हो गया? कि तूने उसको मार दिया, तो उससे ऊपर वो सोचेगा ही नहीं कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करने वाला था, आदमी मारने वाला था, तो बीच बाजार में उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, उससे अब क्या होगा। यानी कि ये मत कर, अगर आगे जाना है, टॉप लेवल पे होना है, तुझे मुझे पहचानता हूँ, तेरा ख्वाब है कि इंडिया के टॉप पर पहुंचना है, भरत भाई पारेख के साथ आपको बैठना है, तो ये नहीं चलेगा। अब धीरे 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 करके सारा गुस्सा निकल गया। देखिए जिग्नेश भाई, आपके अंदर इतनी खराब हैबिट आपकी, लेकिन भाभी जी को एहसास नहीं हुआ इस बात का? किस तरीके से मुग्ध है आपके ऊपर। घर पे तो नहीं किया। आपको कभी एहसास हुआ इनके अंदर इतना गुस्सा है? नहीं, गुस्सा तो था, पर ऐसे कभी घर पे ज्यादा तो निकला नहीं यार, कभी कभार हो जाता है कि काम की वजह से मूड खराब हो, पर ऐसे गुस्सा ऐसे आपको कभी डांटा वाटा नहीं ज्यादा बिना वजह? नहीं, कभी नहीं डांटा। चलो बढ़िया। ऐसा तो नहीं कि अभी इंटरव्यू चल रहा है तो तारीफ ही करनी है? नहीं, उसको डांटने की जरूरत एक्चुअली पड़ी नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो मैं चाहता था, जैसा सारे हर एक पेरेंट्स सोचते हैं, ऐसा बेटा धीरे धीरे मालूम चलता गया है कि परफेक्ट डांटने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छा था, थ्रू आउट MBA तक पहुंच गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई जरूरत ऐसा डांटने की जरूरत नहीं पड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। शुरुआती दिनों में आपको क्या लगता है कि आज आप जिस तरीके से आपका जो क्लोजिंग रेशियो होगा, जो बिजनेस आप करते हैं, तो आपका जो क्लोजिंग रेशियो नो डाउट बहुत अच्छा ही होगा, तभी आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में आपको क्या लगता है, अगर आप वहां पे देखें कि आप सेल्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलतियां कर रहे हैं जो आपको लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेल्स की मैंने ये गलतियां दूर की जो मैं उस वक्त करता था? ऐसा कुछ समझ में आता है? हाँ, क्लोजिंग के लिए मैं ज्यादा वो रहता था, एक्साइटेड। आज ही कर दो, आज ही कर दो, आज ही कर दो। वो धीरे धीरे निकाल दिया मैंने। आज की जरूरत नहीं है, उसको खाली समझाने का मेरा काम है। इंश्योरेंस लेना उनका काम है। एक्चुअली इंश्योरेंस एजेंट्स, मतलब घाई बहुत रहती थी सेल्स करने की, अभी बिजनेस आना चाहिए, आज खत्म करके वहां जाके सबमिट करना। हाँ। वो धीरे धीरे कम किया भाई, आज बोला है, कल या परसों या नरसों देंगे। नहीं, उससे क्या होता है, मतलब ऐसा घाई करने से क्या नुकसान क्या होता था? ना बोल देते ना, फिर वो बिजनेस चले जाता था। हाँ, वो वहां क्लोज हाथ से ही निकल जाता था, बिजनेस चले जाता था। दूसरी बार जा ही नहीं पाते ना। अगर फिर मैंने धीरे धीरे टाइम देना शुरू किया, आप सोच ली नहीं है सर, कल मिलता हूँ, परसों मिलता हूँ, आप जब भी बोले, तो क्या वो केस ओपन रहता था। तो अभी अगर दिमाग में नहीं भी है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ सकता है कि भाई लेना है, अगर केस ओपन है तो। उसका तो बेनिफिट, जैसे कि पहला क्लाइंट कौन बनाना चाहता था मैं, जैसे पापा ने नाम बोला था, वो पहला क्लाइंट मेरा कब बना? 8 साल बाद। अच्छा, वो बने आपके क्लाइंट? हाँ, और वो बाबू भाई, बहुत बड़े क्लाइंट, बाबू भाई ना। 8 साल बाद। 8 साल में हर साल में 2-3 दफा मिलने जाता था। क्या बात है। 2-3 दफा रात को 10-10 बजे मिलने गया हूँ। कमलेश भाई जब बोलते थे चलो आज वहां मिल के आए, तो रात को 10-10 बजे मिलने जाता था, लेकिन ना बोलते थे। बहुत ये सब नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर को वो जो घाई होती है और वो बंद कर देता है केस बिकॉज ऑफ दैट घाई, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग हुआ, केस को क्लोज हो गया, ये दो ना बोल दिया। ये एक्चुअली एक मैच्योरिटी के बाद ये चीज समझ में आती है। पहले आ जाए तो अच्छा। जो है ना 2002 सितंबर 2003 मार्च 2003 तक मैंने घाई में बहुत काम कर लिया, 1 करोड़ का काम कर लिया। फिर धीरे धीरे मालूम चला कि वो तो ना बोल दिया, उनको कैसे मिलूंगा। एक्चुअली वो मेरे क्लाइंट होने चाहिए थे, क्योंकि मेरे साथ अच्छे रिलेशन भी है, लेकिन उन्होंने ना बोल दिया। दूसरी बार कैसे, दूसरी बार वो दरवाजा ही बंद कर दिया। तीर्थ, आपसे जानना चाहूंगा, जनरली क्या है, एक बच्चा जो है ना अपने फादर को देखता है, वो काम कर रहा है, उसको रोल मॉडल बना लेता है। आपने अपने फादर में ऐसी कौन सी चीज देखी है कि यार ये मेरे पिताजी के अंदर है ना, ये एक बात है, कुछ गुण है, ये मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ इससे? 15-16 साल की उम्र जैसे समझ आती है अपने में, के तो अब देखते हैं कि क्या कैसे काम करते हैं, तो वो ना अपने काम के लिए एंथुसियास्टिक रहते हैं कि भाई ये करना है, आज के आज खत्म करना, मतलब ऐसा होता है उनमें के काम के लिए। तो बस वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता था। वो उसी चीज से मैं भी सीखा हूँ कि किसी भी चीज का बिजनेस करो, पर उसके लिए अपने को पूरा वो डेडिकेशन रखना चाहिए। तो वो उनमें ज्यादा वो क्वालिटी अच्छी है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया।
आपने एक तो है कि डबल टीओटी किया है आपने, यू हैव डन 2 टीओटीज इन अ ईयर, बहुत बड़ा एक्चुअली आपने अचीवमेंट किया है। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो मैंने ये किया, ये काम किया मैंने? सबसे बड़ा काम 2007 में हुआ। एमडीआरटी होता नहीं था, ट्राई Okay. करता था। फिर मैंने फ्लाइट अंदर यानी कि प्लेन, एरोप्लेन मैंने अंदर से कभी देखा ही नहीं था। मैं मुंबई अहमदाबाद मुंबई गया, मुंबई दिल्ली अहमदाबाद दिल्ली भी नहीं गया था कभी, फ्लाइट अंदर से नहीं देखा था। और वीजा लेने का सोचा यूएस और वीजा मिल गया। अच्छा। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं चलो सक्सेस हो गया हूँ, जोरदार। क्यों? क्योंकि लोगों का नजरिया चेंज हो गया मुझे देखने का। जब यूएस जाके वापिस आया ना, तब जो लोग मुझे ऐसे ही अवॉइड करते थे वो लोग मान सम्मान से बुलाने लगे, क्योंकि उन्होंने यूएस जाके आया आप इसके जाने लिए, के बाद आने वो आपका लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग बहुत पॉइंट achievement था, आज भी मैं मानता हूँ। बिकॉज योर आपका कॉन्फिडेंस चेंज हुआ इसके बहुत। लिए, या लोगों का आपकी तरफ लोगों देख? का नजरिया भी चेंज हो गया और मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि गुजराती लोग में ज्यादा इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता है, इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है बोलने की, और मुझे तो कंप्लीट नहीं आती थी। तो थोड़ा फियर रहता था कि यार इंग्लिश नहीं अभी आती है कि नहीं आती है? नहीं, अभी नहीं आती, अभी इंग्लिश तो नहीं आती तो हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। इंग्लिश नहीं आती। लेकिन क्या हुआ कि मैं बहुत डरता था बड़े बड़े क्लाइंट से मिलने के लिए, क्या इंग्लिश आती नहीं है, कुछ पूछेगा तो नहीं मिलना है, ऐसे करके अवॉइड करता था पहले। 2008 के बाद क्या हुआ, जब यूएस जाके वापस आया, 7 में वीजा मिला, 8 में जाके वापस आया, तो हुआ क्या कि वहां गया तो उन लोगों को तो मेरी गुजराती लैंग्वेज आती नहीं, हिंदी आती है। तो उन लोगों को मेरी लैंग्वेज नहीं आती, मेरे को उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो डरने का क्या? अगर सीखना हो तो उनको हिंदी सीखना चाहिए। तब से मैंने वो फियर निकाल दिया कि मेरी लैंग्वेज जो ना मेरी है, बहुत जो मेरा पकड़ है जो सब लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता था। फिर धीरे धीरे इंग्लिश सीखा, जरूरी है सीखना, क्योंकि जमाने के साथ चलना है तो थोड़ा चाहिए भी। इंग्लिश स्पीकिंग के क्लास भी किए, 3-4 दफा किए। पहले ही बता दिया था कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 3-4 क्लासेस धीरे धीरे के 1 महीने 1.5-2 महीने में बंद हो जाते थे, मैं भी नहीं जाता था। फिर जो भी सीखता था, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का भी मैंने ज्यादा चाय के ठंडे होने का पियोगे आप? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है, हमारे स्पेशली गांव वाले आदमी के लिए एक तो मैं सारे एजेंटों को बताना चाहता हूँ कि हाँ, जरूरी है इंग्लिश सीखो, हाँ, लेकिन उसके डर से कहीं से के मिलना बंद मत करो, किसी से मिलना मत बंद करो, मिलो। बड़े बड़े जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो तो डाउन टू अर्थ होते हैं सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को तो यही डर रहता है यार, इंग्लिश नहीं आ रही है। यहाँ पे तो इंग्लिश ना बोलने वाला इंसान अमेरिका भी जाके आ गया, तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, कितनी बड़ी बहुत बात। बड़ा था, क्योंकि एयरपोर्ट क्रॉस करना है। भाभी जी, आप मेरे को बताइए, जब आप शादी करके आई थी, उस वक्त का जो लाइफस्टाइल था, और फिर बाद में जो जिग्नेश भाई ने ग्रो करना चालू किया, तो फिर वो लाइफस्टाइल में आपने कैसे चेंज किया, उसके बारे में कुछ बताइए। व्हाट वाज द लाइफस्टाइल, किस तरह की आप? उनका जब ग्रो होने शुरू हो गया, तब मैंने अपने आप में चेंज ला दिया कि उसके साथ उठना बैठना है, तो कपड़े में चेंज लाया, बोलने में चेंज लाया, थोड़ा थोड़ा माइनर हो गई। जो बहुत बोलती थी वो धीरे धीरे थोड़ा कम कर दिया। अच्छा, पहले बहुत बोलते थे, उनको ज्यादा बोलने के लिए लगा है? नहीं आपके बोलने से तो इनकम नहीं आने वाली है, वो बोलेंगे तो इनकम आएगी। नहीं, वो उसके साथ बाहर जाना ज्यादा हो गया फिर मेरा, इसलिए ऐसे मैंने अपने आप में थोड़ा चेंज ला दिया। नहीं, लेकिन उस वक्त का आपका जो लाइफस्टाइल था, घर का जो माहौल था या फाइनेंशियल स्टेटस था, वो कैसा था? और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या अपग्रेड किया, उसमें क्या बदलाव आए, उसके बारे में कुछ बताइए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो पहले से पापा कमाते थे, उसके हिसाब से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमको दिखाई नहीं दिया। फिर इनका आया तो अच्छा लगा कि ये भी अब ज्यादा कमाने लगे, अच्छा लगा, उसकी भी तरक्की होने लगी। तो मतलब आपने अपने लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट किया, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी शुरुआती दिनों में? कोई दिक्कत नहीं। वेल टू डू थे। मैं ना आपकी मम्मी से पूछूंगा ना कि आपके फादर में कुछ कमी बताओ, तो वो नहीं बताएंगे। आप मेरे को बताओ, आपने तो बोला कि भाई एक तो हैबिट अच्छी है कि वेरी डेडिकेटेड, लेकिन अगर कहीं पे आपको अपने पिताजी में इम्प्रूवमेंट करना हो, आप बोलो, मतलब आपने कुछ कमी देखी हो अपने पिताजी की, कोई खराब हैबिट हो या कहीं पे इम्प्रूवमेंट करना हो, तो आप क्या बोलोगे? तो उन्होंने बताई ना, वो भी जो मेरे को भी वही लगती थी, गुस्सा। हाँ, पर वो गुस्सा क्या था उनका कि घर पे ज्यादातर निकलता नहीं था। वो कभी कभार ठीक होता था कि बाहर का बिजनेस की वजह से मूड ना हो,
तो उन्होंने वो काफी उस चीज पे वर्क किया है, तो वो अभी अच्छा है ये लेवल पे। तो बस मेन बाकी चीज एवरीथिंग इज तो फाइन, फैंटास्टिक। हाँ, हाँ, और परफेक्ट जेंटलमैन। जेंटलमैन, हाँ वो तो उसमें तो कोई मना ही नहीं। एक्चुअली एक चीज मैं ये भी बोलूं कि आपका जो आप बड़े अचीवमेंट्स बता रहे हैं ना कि भाई मैंने दो टीओटी किया, मैं अमेरिका जाके आया, ये भी आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपके वाइफ को, आपके बच्चे को आप में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। वो बड़े मीन्स achievement है। आपकी इतनी ज्यादा अच्छाइयाँ उनको दिख रही हैं कि वो दिखी ही नहीं कभी, है ना। दूसरी बात उससे भी अच्छा कि ये तो दोनों, चलो मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है। हाँ, मेरे पापा थे ना, वो भी गुस्से वाले थे। अच्छा। कुछ काम ना हो तो उनको पसंद नहीं आता था। वो भी डेडिकेशन, बहुत डेडिकेटेड थे। उनको काम तुरंत होना चाहिए, ऐसा उनका नेचर रहा था। वो बाय डिफॉल्ट मेरे में आया था। मैं जब नहीं होता था घर पे और मुझे कुछ फोन कॉल, मैंने बाइक पर हूँ, नहीं उठाया, रिंग नहीं बजी, सुनाई नहीं दी, तो कहीं जाना होता है, मैं थोड़ा देर से पहुंचा, बाइक फास्ट भी कितना भी चला लूं, लेकिन नहीं पहुंच पाया, कहीं बैठा हूँ, पापा को तो मालूम नहीं कहाँ बैठा, जाना है तुरंत आ जा बस, तो नहीं पहुंच पाता। तब यहाँ गुस्से ज्यादा हो जाते थे, वो पूरा माहौल गर्म हो जाता था घर का। फिर जब भी मैं आ जाता था बाइक पार्क करके, तुरंत तैयार होना, कुछ भी नहीं, एकदम शांत। देखो लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कोई ऐसा पॉइंट आपकी जिंदगी का, लाइफ का, करियर पॉइंट या लाइफ में जो आपको ऐसा लगता है कि ये सबसे फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से सबसे लो पॉइंट था, चीजें ठीक नहीं थी, वो पॉइंट के बारे में बताइए। आप बताइए या आप बताइए, कोई भी बता सकते हैं। इफ यू वांट टू से आप बता सकते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ पीरियड देखा ही नहीं है, पर मैं आई थी तब बाइक था, बाइक पे भी मैंने सवार की, फिर कार आई, फिर मर्सिडीज आई, सभी में मैंने जर्नी की है इनके साथ। इसलिए ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिग्नेश भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें कि भाई, नहीं, सही या किसी भी वजह से ये जो पॉइंट था, ये मेरे लाइफ का जो है वो लोवेस्ट पॉइंट था, और वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। एक्चुअली वैसा तो पीरियड नहीं आया, कभी नहीं आया। नहीं ओके, आया, गुड। सही में बोलता हूँ, क्योंकि हाँ। कोई मतलब नहीं ऐसा कुछ बता के। पापा का आशीर्वाद था, पापा साथ में थे, भाई भी मेरा साथ में, भाई भी बहुत अच्छा कमा लेता है, ये भी अच्छी स्कूल में पढ़ाई करके निकल आया है। तो ऐसा कोई पीरियड सही में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में नहीं आया कि भी मुझे ज्यादा स्ट्रगल। हाँ, काम के लिए रहता था कि भी आज एमडीआरटी का लास्ट मंथ है, इतना कम पड़ रहा है, दौड़ा दौड़। हाँ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बिजनेस का तो पार्ट ऑफ बिजनेस रहता है। बहुत ऐसा, बहुत साल निकले ऐसे, 3 4 5 साल ऐसे निकले कि दिसंबर महीने में बहुत, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आया जब आपको लाइफ में लो फील करना पड़ा हो? नहीं, कोई भी ऐसा फील नहीं नहीं आया अभी तक, तो नहीं आया। ये सच बोल रही है, एक्चुअली नहीं आया है। ओके, और मैं आपको बता दूं कि मतलब इसके पहले झूठ बोला कुछ? नहीं, अभी उन्होंने बोला ना, झूठ तो नहीं, लेकिन उन्होंने बोला ना कि ऐसा कुछ देखा ही नहीं हमने, क्योंकि पापा थे। भाभी जी आपको गिफ्ट्स देते हैं ये? हाँ, देते पहले हैं? देते थे, अभी नहीं देते हैं, बंद कर दिया? बहुत साल हो गए, इसलिए उन्होंने भी बंद किया, मैंने भी बंद कर दी। ये भी मुझे दे दी थी। अच्छा, आपको कुछ ना आपको सबसे महंगा गिफ्ट कौन सा इन्होंने दिया है वो बताइए। वो पहली तो सरप्राइज दी थी मेरे को, पेंडल दिया था, फिर बाद में 2007 में मुझे सरप्राइज दिया था यूएस जाने का। वो मुझे पता ही नहीं था, हम वीजा लेने गए तो मुझे पता ही नहीं था कि हमें वीजा लेने जा रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। क्या बात है, वाकई में सरप्राइज था, मतलब कि नहीं, मैंने यहाँ से निकलने के तक ही नहीं बोला था उनको कि हम वीजा लेने जा मुझे रात को होटल में ही पता चला, कल बोला था कि हमको जाना है वीजा लेने, तो मैं शॉक हो गई, मेरी आंख में आंसू आ गए कि वीजा लेने हम आए हैं। हम दिल्ली से लिए थे वीजा, हम दिल्ली गए थे। क्यों ऐसा हुआ था, मैंने क्यों नहीं बताया था, वो भी मैं इसका आप बता दूं उसको, कि कॉन्फिडेंस लूज ना हो मेरा। किसी को नहीं मालूम था, मैं, मेरा भाई और मेरे पापा तीन ही जानते थे। मेरी मम्मी को भी इतना मालूम नहीं था, इनको भी मालूम नहीं था। मैं, मेरा भाई चिराग और पापा, 3 जने जानते थे। पापा ने बोला था, मैंने बोला पापा वीजा लेना है, पापा ने बोला जो भी करना है करो, घूमो, लेकिन यूएस जाके वहां रुकने की बात हुई ना तो मैं पासपोर्ट फाड़ दूंगा। साहब वो दिन, और 2017 का दिन, पापा ने बोला था 2007 में कि जब मैं मरूं तो तू मेरे साथ में खड़ा होना चाहिए। और अब नहीं मानोगे, 2017 में उसका जब देहांत हुआ ना, तो उसके बगल में उनके साथ में खड़ा था। उन्होंने बोला था जहां घूमना घूमो, बाकी में वहां रुकने की बात की तो पासपोर्ट फाड़ दूंगा। तो मैंने इनको क्यों नहीं बताया था, वो बात थी हमारी कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज ना हो, कि अगर वीजा लेने गए थे मिला नहीं, ऐसा लोग हमारे गुजराती में ऐसा, पटेलों को ऐसा वीजा मिलता ही नहीं है।
को मालूम होगा कि सारे पटेलों को रिजेक्शन ज्यादा होता है, जो रिजेक्शन का रेशियो होता है ना, मतलब सबको मालूम चलेगा, सब मेरे पर हंसेंगे, उससे अच्छा तो किसी को बताना ही नहीं है कि वीजा लेने जा रहा हूँ। मेरा अच्छा दोस्त राकेश जिग्नेश, उसको भी नहीं बताया था मैंने कि मैं वीजा लेने जा रहा हूँ। बाकी सारे दोस्तों को मेरी बातें मालूम रहती है। फिर वहां जाके एक बार फिर हुआ थोड़ा नर्वस, नंबर आने को आया, तब फिर एकदम याद आया कि किसी को तो मालूम तो है ही नहीं वीजा लेने आया हूँ, छोड़ो ना जो भी होगा देखा जाएगा। एकदम फिर वापस कॉन्फिडेंट, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज ना हो। आप लोगों का मुलाकात मतलब लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। चलो कुदरती आप लोग जुड़ गए साथ में, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। मैं एक्चुअली क्या है कि तीर्थ, अगर मैं जिग्नेश भाई से पूछूं तो वो तो उत्तर देंगे ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि इनकी जो कामयाबी का राज, एक तो आपने बताया कि डेडिकेशन बहुत है इनका काम में, आपको क्या लगता है कि क्या है इनकी कामयाबी का राज क्या है? भैंस चराने वाला आदमी आज ये लेवल पे पहुंच गया, आपको क्या लगता है डेडिकेशन के अलावा और क्या है इनके अंदर? उनके अंदर मतलब ये मेरे को तो डेडिकेशन ही लग रहा है, क्योंकि जब भी लो फील करते हैं वो अपने आप 1-2 दिन बाद वापस मोटिवेट खुद ही हो जाते थे, उनको जरूरत पड़ती नहीं थी कभी, ऐसा देखा नहीं है मैंने। सेल्फ मोटिवेटेड, हाँ सेल्फ मोटिवेटेड ही रहते थे। जिग्नेश भाई, एक तो चीज है कि चलो आप लगातार आपने शुरुआत में कुछ 12 महीने का काम एक ही दिन में कर दिया, फिर आपने एमडीआरटी किया होगा, फिर सीओटी किया होगा, फिर टीओटी किया होगा, आपकी गाड़ी रुक नहीं रही है, फिर आप डबल टीओटी कर दिया। ये बड़ा बड़ा टारगेट करने का मोटिवेशन आप में कैसे आता है? मेरा सबसे बड़ा टारगेट है भरत भाई पारेख के साथ बैठने का। अच्छा। डे 1 मेरे कमलेश भाई साहब ने बताया था कि इंडिया के बड़े टॉप एजेंट ऐसे, और उसमें सबसे बड़ा नाम है भरत भाई पारेख का। अच्छा। तो वो सपना देख लिया मैंने 2004 या 5 में कि कुछ भी करके भरत भाई पारेख के साथ बैठना है। पहला टारगेट लिया था कि वो जो बोर्ड पे नाम लिखते थे ब्रांच में टॉप 10 एजेंट्स के, तब मेरा नाम नहीं आता था, तो पहला टारगेट था ये बोर्ड पे नंबर लाना है टॉप पर। तो 10वीं 8वीं 9वीं पोजीशन बढ़ते बढ़ते दूसरी तीसरी, फिर पहले नंबर पर आ गया। फिर डिवीजन में टॉप पर रहने का मैंने सोचा कि डिवीजन में क्या होता है, जो आगे की वो रो होती है ना, वो रिजर्व रहती है बड़े बड़े एजेंट्स के लिए, और ऐसा था बोला वो लोग के साथ बैठना है धीरे धीरे, क्योंकि सपना ऐसा देखता था कि पहले धीरे 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 करके किसके साथ बैठा उठा जाए मेरा, बड़े बड़े लोगों बड़े बड़े एजेंट्स के। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट था भरत भाई पारेख, और वो सपना मेरा पूरा हुआ 22 साल बाद। फैंटास्टिक। और वो भी मैनचेस्टर में साथ में लंदन में बैठे थे, मेरे चेयरमैन साहब और भरत भाई पारेख। ये जो है ना बात, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मिला कि इनकी ग्रोथ का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, कि मतलब वो किया है मेरे को उसके वहां तक पहुंचना है, उसने किया है मेरे को वहां तक पहुंचना है, उसने किया है ना मेरे को भी पहुंचना है। उनका सपना था पहले से कि भरत भाई पारेख के साथ बैठना है। मैंने बोला वो जरूर पूरा होगा। क्या बात है, मतलब आपने अपने वाइफ को बोल के रखा था कि भाई मेरा ये सारे है। करके आप मेरे बेडरूम में जाओगे ना, तो उन्होंने खुद ने, मैंने नहीं बोला है उनको, वो टीओटी लिख के रखा है बेड के सामने ही, ऑफिस पे उन्होंने खुद पेंट करके टीओटी लगा के रखा। उनका सबसे बड़ा, मेरी वाइफ का सपना टीओटी बनना था, मैं कुछ भी करके टीओटी बन जाऊं, क्योंकि वो अभी सफल का अभी बड़ा टारगेट है। अभी तो इन्होंने टीओटी कर लिया, अभी आपके दिमाग में इनके लिए क्या बड़ा गोल है? हर साल टीओटी बने ऐसा गोल है। हर साल तो टीओटी कर ही रहे ना, वो 2 टीओटी कर लिए एक साल। हाँ, एक साल में 2 हो गया। अभी और बड़ा क्या गोल है आपका? हर साल एलिट क्लब में भी आ जाए, ऐसा मैं सोचती हूँ। मतलब जो कर रहे हैं वो मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये दोनों टारगेट टॉप पर हो गए। वर्ल्ड का जो बड़ा टारगेट है, ऑल ओवर वर्ल्ड का जो इंश्योरेंस सेक्टर का है, तो चाहे यूएस हो, चाहे लंदन हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, तो सारे देशों को मिला के एक टारगेट निकलता है एमडीआरटी, उसके ऊपर होता है सीओटी, उसके ऊपर होता है टीओटी, उसके ऊपर कोई टारगेट नहीं होता। और जो वो एलआईसी का टारगेट है इंडिया लेवल पे, वो ब्रांच मैनेजर क्लब, डिवीजन मैनेजर क्लब, जोनल मैनेजर क्लब, चेयरमैन साहब क्लब, गैलेक्सी क्लब, कॉर्पोरेट क्लब, और उसके ऊपर एलाइट क्लब, वो दोनों टारगेट अचीव करके बैठे। तो उससे ऊपर क्या है, तो फिर मेंटेन करो। बहुत बढ़िया। दूसरा टारगेट लिया था, फिर डबल टीओटी कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। एक चीज मेरे को समझ में आती है जिग्नेश भाई, आपकी वाइफ आप पे पूरी तरह सरेंडर है। हाँ वो है। उसको मैं बताता हूँ, और हमको डिस्कस भी होती है कि कोई तो कमी रहती होगी, ऐसा नहीं आज बता रहा हूँ, बहुत से बार पूछा है मैंने, 100 बार पूछा होगा, कुछ तो कमी होगी ना, ऐसा थोड़ी ना है मैं एकदम परफेक्ट हूँ, कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी परफेक्ट है। उनका स्वभाव अच्छा है, इसलिए काम मिलता है।
और क्या चाहिए आपको जिग्नेश भाई? और कुछ नहीं चाहिए? टीओटी से बड़ी चीज आपको मिली हुई है। सर मैं सारे एजेंटों को भी बोलता हूँ। हाँ। जब मुझे अभी तो इतना काम करने के बाद डिवीजन में भी लोग बुलाते हैं, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर की मीटिंग में बुलाते हैं, कोई अलग डिवीजन में भी, नडिया डिवीजन में भी मुझे बुलाया था, बड़ोदरा डिवीजन में भी बुलाया था। मैं वहाँ एजेंटों को भी जब मोटिवेट करता हूँ या मुझे कोई बोलने का मौका मिलता है कि घंटा 15-15-20 मिनट या 45 मुझे दिया जाता है, तब मैं बोलता हूँ कि एक टारगेट बना के चलो पहले तो, और दूसरा कि एलआईसी बहुत कुछ देती है। तो जैसे कि आपने बोला कि आप बहुत खुश हो, तो हाँ, क्योंकि एलआईसी ने इतना सारा दिया है तो मुझे कुछ और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे लोग कंपनियों के सीईओ के और उसके ऑफिसर के और मैनेजर के कॉल आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के, इंश्योरेंस सेक्टर के ही आते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के से ही आते हैं, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं जाने का। एक बड़ी बात बता रहा हूँ सारे एजेंडों को सुनने के लिए कि एक कहानी है। हमारे जो स्वामी थे विश्वामित्र संत, हमारे जो हिंदू समाज के, जो तो वो तप करने बैठे थे इंद्र की गादी के लिए, स्वामी विश्वामित्र। तो उनको मालूम था कि मेरा काम होने वाला है, क्योंकि वो टारगेट से बैठे थे, तब करूंगा और भगवान बोलेगा प्रसन्न होगा और इंद्र की गादी में मांग लूंगा। तो तब तो बहुत अच्छी तरह से निकल रहा था और इंद्र को मालूम चल गया, इंद्र जी को भी, ये हमारी गादी गई हाथ में से। तो उन्होंने क्या किया कि मेनका जी को भेजा कि जाओ इनका तप भंग कराओ, वरना ये इंद्र की गादी चली जाएगी, सारा राजपाट चला जाएगा, हम नहीं आएंगे, वो विश्वामित्र बैठ जाएंगे गादी पे। तो उन्होंने मेनका जी को भेजा। और मैं सारे एजेंडों को बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट कंपनी आती है, वो जो पोस्ट वाला है, जो बैंक वाले है, जो दूसरा कोई भी बिजनेस आप करते हो, वो हमारे मेनका जी है। अगर मैं विश्वामित्र जी ने वो तब कंटिन्यू किया होता और सक्सेस हो गए होते तब में, तो इंद्र की गादी पर बैठ जाते। तो ये जो नृत्य करवाने के लिए जो भेजा था इंद्र ने, तो वो नृत्य तो जब का जब करवा सकते थे मेनका जी से। रात को 2 बजे भी बोलते चल डांस करो, तो वो कर लेती मेनका जी। बराबर। तो अगर पैसे के लिए आप कर रहे हो काम कि सक्सेस होना है, पैसा चाहिए, सब सुख चाहिए, तो एलआईसी बहुत देती है। फैंटास्टिक। आपकी कोई क्लोजिंग स्ट्रेटेजी मेरे को बताएंगे कि भाई मैं बिजनेस को क्लोज करने का मेरा ये स्ट्रेटेजी है? क्लोज करने का स्ट्रेटेजी पहले जो करता था उससे बहुत चेंज हो गया है, और वो सक्सेस है इसीलिए है कि कस्टमर को फ्रीडम देता हूँ और उनका फायदा समझाता हूँ। क्योंकि हमारा देखो 10 लाख अगर प्रीमियम दिया किसी ने, एक बड़ी अमाउंट ही सोच लीजिए आप, कोई भी एजेंट छोटा हो या बड़ा हो, एक 10 लाख का चेक अगर कोई क्लाइंट देते हैं तो हमको क्या मिलता है? महीने का 4,000 रुपये। 10 लाख का जब चेक लेता हूं मैं, तो मुझे महीने का 4,000 मिलता है। पार्टी को क्या मिलता है? कम से कम 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस। तो पार्टी को समझाता हूँ कि इंश्योरेंस मेरे से ज्यादा जरूरत आपके फैमिली को है। आपके फैमिली को 2.5 करोड़ मिलने वाले हैं और मुझे तो महीने का 4,000 मिलने वाला है, और मैं महीने के 4,000 के लिए नहीं आया हूँ। सही में बोलूं तो 2.5 करोड़ आपको, आपकी फैमिली को मिले, इसीलिए आया हूँ। क्यों ऐसा लगा था? 2003 में जब एजेंट बना, बड़ा थोड़ा हुआ काम, तो एक डिवीजन की मीटिंग में मुझे लेके गए थे। तो तब था एलआईसी का लाइफ फंड जो बोलते हो, 3,50,000 करोड़ समथिंग का कुछ एसेट एलआईसी की। तो बहुत बड़ी बात है, 3.5 लाख करोड़। तो मेरा डिवीजन मैनेजर से पूछा कि साहब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है एलआईसी में, 3.5 लाख करोड़ का इतना बड़ा लाइफ फंड है और ऐसा तैसा, तो फिर हमारे एलआईसी के ऑफिस अच्छे नहीं है, टेबल्स अच्छी नहीं है, पंखे अच्छे नहीं है, एसी नहीं है। और प्राइवेट कंपनी में ऐसा देखा था, क्योंकि आईसीआईसी प्रूडेंशियल की कोई सर्विसिंग के लिए गया था तो वो एसी वाली ऑफिस होती थी। तो बहुत अच्छा जवाब दिया था उन्होंने, बहुत अच्छा। और सब एजेंट्स को, सब पार्टियों से बताना चाहिए। उन्होंने जो जवाब दिया था ना, कि बोला था जिग्नेश भाई तुम्हारा और मेरा पैसा नहीं है, एक विधवा का पैसा है, और एक विधवा का पैसा हम ऐसे तैसे खर्च नहीं कर पाते, नहीं करना चाहिए हमको। बोला यार बात तो सही है, क्योंकि जो इंश्योरेंस लेता है जो बंदा, तो फैमिली के लिए लेता है, उसकी वाइफ जो विधवा होने वाली उसके अच्छे भविष्य के लिए लेता है। तो साहब की बात बहुत अच्छी लगी थी। तो तब से मैंने वो थोड़ा थोड़ा चेंज किया कि पार्टी का फायदा है इसमें, तो फैमिली का इंश्योरेंस, बहुत बड़ी बात है। तो सारे क्लाइंट्स को भी उनका फायदा दिखाना। और फायदा ऐसा प्लान में ऐसा होता है, कोई प्लान में कि कम कमीशन होता है, लेकिन पार्टी के लिए अच्छा फायदा होता है। बहुत बड़ी मैंने सोचा नहीं कमीशन के बाद। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। उनको जो बेनिफिट होता है, उनके वो बहुत सारे लोग भी आते हैं कि बच्चों का कभी बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, दादा दादी होते हैं घर में, बड़े पापा होते, तो वो उसका बॉर्न हुआ है, उसका इंश्योरेंस ले लो। मैं बोला क्या जरूरत है, मैं ना बोलता हूँ, क्या जरूरत है? मुझे मालूम है अगर ना बोलता हूँ तो वो जाएंगे, हाथ से निकल भी सकते हैं। फिर बात बताता हूँ कि भाई ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए। सेविंग के लिए तो बहुत सारे पार्ट्स है आपके लिए, चाहे एफडी कर लो, चाहे गोल्ड ले लो, चाहे कोई बॉन्ड में ले लो, लेकिन अब इंश्योरेंस के बारे में, एलआईसी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एलआईसी पर इंश्योरेंस बेचती है।
तो इंश्योरेंस जो कमाने वाला इंसान है उसके लिए चाहिए। तो क्लोजिंग रेशियो इसलिए होता है, मैं पूरा बात को समझाता हूँ बहुत बढ़िया। और 10 में से 7 लोग हाँ बोलते हैं। जो एक्चुअली रेशियो होता है 3 का, 10 में से 3 लोग हाँ बोलते हैं। तो वो कृपा है भगवान की वापिस के भी 10 में से 7 लोग क्लोज होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे ट्रेनर और एलआईसी के ऑफिसर भी समझाते हैं कि एक फैमिली जाता हो तो 4 जनों का इंश्योरेंस ले तो 4 पॉलिसी हो जाएगी, 4 लाइफ्स हो जाएगी। मेरा 4 लाइफ्स करके फायदा क्या? एक क्लब मेंबरशिप मिलेगी, चेयरमैन क्लब में मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, और दौड़ूंगा और जगह से इंश्योरेंस होगा। लेकिन एक फैमिली का जो बंदा कमा रहा है इंश्योरेंस एक्चुअली उनका होना चाहिए, अर्निंग पर्सन जो है उसका होना चाहिए। भाभी जी बहुत सारे क्योंकि आप बैठी हैं इसके लिए बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स की वाइफ भी ये वीडियो देखने वाली है और बहुत सारी वुमेन्स भी ये वीडियो देखने वाली हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट्स जिनकी वाइफ ये वीडियो देख रही है उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज यू आर ऑल्सो वाइफ ऑफ इंश्योरेंस एजेंट, आप क्या मैसेज देंगे उनको, क्या बोलना चाहेंगे? वो तो मैं बोलती हूँ कि उसके हस्बैंड को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है आपको देख के उनको ये समझना चाहिए कि ये जो एक सरेंडर हो जाने वाली भावना एक हस्बैंड को जब अपने वाइफ में दिखे, वो हस्बैंड कुछ भी कर सकता है। सही में सर, वो कुछ भी कर सकता है। वो क्वालिटी है। ये जो चीज जो आपसे और दूसरी वुमेन्स ने लेनी चाहिए ना, ये सबसे बड़ी सपोर्ट तो करना ही चाहिए हस्बैंड को पूरा, और वो मैं करती हूँ। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली एक एडवाइजर के लिए, कोई भी व्यक्ति के लिए। जैसे कि कहीं जाना हुआ तो कभी ऐसा नहीं कि आप आ जाओ ना, जल्दी निकलना है, आप यार इतने सारे क्लाइंटों के साथ घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं। कभी इतना प्रेशर नहीं है मेरे पर कोई जाना है आप आ जाना, कभी नहीं। चाहे मूवी देखने जाना हो, कहीं कोई रिलेटिव के वहां जाना, कोई फंक्शन में जाना हो, तो वो अपने सर पर ले लेगी। पापा का गुस्सा हो, चाहे उनकी फैमिली का गुस्सा हो या तीर का हो, अपने ऊपर लेगी। लेकिन कभी वो मेरे पर पासवर्ड नहीं होने देगी कि ये जिग्नेश लेट आ रहे हैं। वो जिग्नेश को काम होगा, वो डायरेक्ट आ जाएंगे या मैं आ जाती हूँ, ऐसा करके वो अपने सर पर ले लेती। वो सपोर्ट बहुत बड़ा है मेरे लिए, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है मेरे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। फैमिली को संभालने का कोई प्रेशर नहीं है। तीर्थ, आपको अपने फादर में कौन सा रोल मॉडल नजर आता है? फिर वो कोई बॉलीवुड एक्टर हो या कोई नेता हो, कोई महान व्यक्ति हो, ऐसे कौन से व्यक्ति इनमें नजर आते हैं आपको? उनमें तो 2-3 नजर आते हैं। उनका खुद का एक रोल मॉडल पहले से है, अमिताभ बच्चन। उनका नहीं, आपका? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि उनका जो अमिताभ, तो मेरा भी बचपन से वैसा ही है कि अमिताभ बच्चन के हिसाब से उनको देखते हैं, क्योंकि उनका क्या एक मोटो था, उनका एक मोटो था कि भाई मैं जितना भी जो काम करूं, ऐसा नहीं कि मेरे को रिटायर हो जाना है फिर घूमना फिरना, ऐसा नहीं। जितना भी अपने हाथ पांव चलते हैं तब तक काम करना है। तो उस हिसाब से मुझे वो ज्यादा। अमिताभ बच्चन हाँ। और 2-3 और सचिन तेंदुलकर है और MS धोनी है। तो MS धोनी का क्या है कि उनको पहले से उनको मानते हैं, तो मेरा भी वैसा ही होता क्या है कि मैं भी MS धोनी को मानता हूँ। तो क्या वो अपने काम में फुल्ली डेडिकेटेड और शांति से सोचते हैं, मतलब काम के लिए। तो उसकी वजह से MS धोनी भी ऐसे नजर आते हैं। आपको मालूम था ऐसा? सही में देखो, बच्चन वाला मालूम था। दो पर्सनालिटी उनको आप में नजर आती है, अमिताभ बच्चन और MS धोनी। सचिन तेंदुलकर भी परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सचिन तेंदुलकर डेडिकेशन की वजह से, और MS धोनी क्या है, वो शांति से काम के बारे में सोचता है कि कैसे बिजनेस बढ़ाया जा सके, और उसके हिसाब से। दिनेश भाई जगह पे ही है, ऊपर चले गए? नहीं यहाँ वो कभी ऊपर नहीं चढ़ते, डाउन ही रहते हैं। नहीं, क्या बहुत तारीफ हो रही है ना वीडियो में। तो भी अच्छा चलिए, एक चीज मेरे को बताइए जिग्नेश भाई, देखो आपने जब शुरू किया, राइट, तब उस वक्त बहुत सारे एजेंट्स थे। आज आप देखते होंगे कि बहुत सारे एजेंट्स जो है ना, उन्होंने वो तरक्की नहीं की जो आपने की, बहुत पीछे भी रह गए। आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने क्या गलतियां की होगी, क्या मिस्टेक्स की होगी, उनकी सोच में क्या कमी होगी जिस वजह से वो तरक्की नहीं कर पाए जो आपने की? मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा है, मेरे नजरों के सामने, मेरी ब्रांच में देखा है, डिवीजन में देखा है, मेरे से ज्यादा मेहनत करते हैं एजेंट्स कुछ करने के लिए। लेकिन क्या हो जाता है कि हमने भी मेहनत तो की थी, ना भी बहुत सुनी है, मैंने बोला ना बहुत लोग ना बोलते हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या किया होगा मैं सोचता हूँ, मालूम नहीं, वो ऐसी परिस्थिति रही होगी या कुछ रहा होगा कि उन्होंने LIC का काम धीरे धीरे कम करके दूसरी जगह जाने लगे। लेकिन मेरा मोटो क्या था, विश्वामित्र इंद्र की गादी। अगर पैसे के लिए ही मार्केट में निकले हम, चाहे जॉब करते हो चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, तो
क्यों ना, ये उनको मालूम चल गया था कि इतना कमीशन मिलता है, इतना 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 सारा है, बर्फ व्यापारी कितना कमा रहे हैं, तो ये इतना कमा, तो ये हम वहां पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं पहुंच सकते। तो वो लोग वहां से भटक चुके थे, भटक गए हैं कि भाई दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, कि फिर फाइनेंस छोड़ के फिर इंजीनियरिंग का कुछ पकड़ लिया, कई जॉब शुरू कर दिया। वो 2-3 काम जो करने लगे ना, इस हिसाब से क्या पार्टी को भी ट्रस्ट नहीं रहता है, हमारे क्लाइंट को भी ट्रस्ट होना चाहिए। ये जो पहली बात बताई थी, जहाँ इंश्योरेंस में नहीं ले पाया 8 साल तक, उन्होंने जब इंश्योरेंस लिया, सारे एजेंटों को सुनने वाली बात है कि उन्होंने जब लिया तब मैंने पूरा करके दिया उनको इंश्योरेंस। 2 जगह से लिया था, आधा मेरे साथ, आधा उनके दूसरे के साथ। मेरा कंप्लीट हो गया, जब मैं फाइल देने गया तब मैंने पूछा हिम्मत करके कि भाई सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या रहा कि आपने 8 साल लगा दिए मुझे काम देने में। तो बहुत अच्छा जवाब मिला था उनका। तो क्या, देख तू पटेल है पहले तो तू अगर काम छोड़ देगा बीच में से, खेती बाड़ी है तेरा, ऐसा तैसा, तू कहीं और लग जाए, तो मेरे जो इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो उसका क्या। तो वो बात समझने वाली थी और मैंने वो ध्यान में रखी थी। 2010 की बात है कि पार्टी और हमारा क्लाइंट वो भी सोचता है कि मेरे पोर्टफोलियो को मेंटेन करने वाला एजेंट चाहिए। तो जो लोग साइड में करते हैं बिजनेस, उसको पहली लाइन में आ जाके बिजनेस करना चाहिए सारे एजेंटों को। दूसरा, उन्होंने बताया था कि दूसरी जगह से जगह बैठा था, वहां आपकी बात हुई कि जिग्नेश ये और जिग्नेश का ये काम ऐसा अच्छा है। तब मुझे लगा कि यार मेरी बात कहीं हो रही है। और वो आदमी इतने बड़े थे, मैंने बोला ना हमारे लिए अमिताभ बच्चन थे, और अमिताभ बच्चन तो पहले से ही टॉप पर, तो सर भी हमारे लिए टॉप पर थे और है अभी भी टॉप पर है। तो ऐसा लगा कि वो टॉपर जो है भाई, उनके साथ बैठने वाले भी टॉप लेवल के आदमी होंगे। तो वहां मेरी बात निकली है। तो मुझे और डेडिकेशन देना पड़ेगा बिजनेस में। इसलिए सारे एजेंटों को डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो कामयाबी तो मिलेगी। यानी कि वो जो डायलॉग है ना, काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के मिलेगी। तो काबिल बनाओ अपने आप को, ट्रेनिंग की जरूरत तो ट्रेनिंग लो। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही पहले से ही ऐसा हूँ। वाला बहुत गुस्सा था, और सही में पटेल लोग में गुस्सा ज्यादा रहता, और मेरे में ज्यादा था। पापा में था, मेरे में आया था, तो बहुत गुस्सा था, ऐसा जबरदस्त गुस्से वाला था। रेसिंग भी परफेक्ट नहीं थी। तो ट्रेनिंग के साथ साथ, जैसे मुकेश भाई जोशी ने बताया था, कपड़े अच्छे होने चाहिए। फिर आनंद सर ठाकर साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे बिकने चाहिए। गुरुनानी साहब ने बताया ऐसे ऐसे इंश्योरेंस मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा आर गोपीनाथ सर ने ऐसा बताया था कि क्लाइंट का अच्छा सोचो। वो सब दिमाग में रखो और मार्केट में निकलो, तो कामयाबी तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन जो आपने सीखा फिर उसको अप्लाई नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। सबको मालूम है कि सुबह उठ के दौड़ने से फिटनेस अच्छी रहती है, वो मालूम है, नॉलेज है। नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है। पहले था नॉलेज इज पावर, लेकिन उसको अप्लाई करना। तो जो भी मैं सीखता गया उसको अप्लाई करता गया। इसलिए सारे एजेंटों को बात बताना चाहता हूँ कि सक्सेस मिलेगी मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन एक वे में जाओ तो मिलेगी। अब बहुत बढ़िया। होता क्या है कि वो हम खुदाई करते 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 जब गोल्ड निकलने वाला होता है, वहीं छोड़ दे यार, कुछ निकला नहीं है। बता रहे थे यहाँ से बहुत कुछ, जिग्नेश भाई ने बताया था LIC बहुत देती है, इतना सारा वक्त हो गया कुछ मिला नहीं, 4 साल से कर रहा हूँ। तो जब मिलने वाला था 5वें साल, तभी उन्होंने वापिस चले गए, और 5वें साल कामयाबी वहां खड़ी थी और वहां से वो वापिस चले गए। इसलिए करो, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो साइड में दूसरा करो, ऐसा भी नहीं है। LIC के लिए अगर करना है तो मुझे तो सक्सेस मिली है, क्योंकि मैंने बोला ना कि 4800 से लेके आज कहाँ तक है मेरी इनकम। और दूसरी बात बताऊं कि अगर मैं आज भगवान ना करे LIC का काम कुछ हिसाब से बंद भी करना पड़े, तो हर साल डबल TOT मेरा जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, वहां से अर्निंग हो रही है। बहुत इतना बढ़िया। सारा LIC ने दिया, तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, दूसरी कंपनी में ही जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारी कंपनीज वाले आते हैं, आते क्यों भाई, आप आए हो बैठो चाय पियो, लेकिन मैं नहीं बनने वाला। क्यों? तो भाई अर्निंग के लिए आप आए हो ना, मेरा अर्निंग बढ़ाने के लिए आप आए हो ना, तो क्या हाँ हाँ, तो मुझे अर्निंग नहीं करनी है, LIC बहुत देती। फैंटास्टिक। मैं ना जो हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर या जो लोग भी हमें देख रहे हैं, उनको हम ये बता रहे हैं कि हम एक एलाइट क्लब मेंबर का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आपकी लाइफस्टाइल में आपने क्या चीजें क्रिएट की है उसके बारे में कुछ बताइए आप। जैसे मर्सिडीज गाड़ी आपने खरीदी है, जो कुछ बताइए। जैसे कि जरूरत पड़ने पर मैंने ड्रेसिंग चेंज किया, पूरा कॉन्फिडेंट बढ़ाया। जरूरत पड़ी इंग्लिश स्पीकिंग के क्लास भी किए, फिर ट्रेनिंग लिया, LIC के प्लान के ट्रेनिंग लिए। प्लान की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, प्लान तो मालूम रहता है, लेकिन कैसे उसको हम मार्केट में लेके जाए, क्योंकि जीवन लाभ सबके लिए लाभ ही है, जीवन आनंद सबके लिए आनंद ही, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करें वो एक जरूरी है। और वो ट्रेनिंग से ही आता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग सीख के आते हैं, सीखना सबको पड़ता है।
सचिन तेंदुलकर लास्ट मैच खेलने गए तभी वो नेट प्रैक्टिस के लिए गए ही थे। तो अमिताभ बच्चन भी जब भी आदमी डायलॉग बोलने के लिए रिहर्सल करते ही ये करते हैं। तो हमको भी पूरा प्लान को समझना है कैसे प्रेजेंट करना है, और वो डिपेंड करता है सामने वाली पार्टी के ऊपर। क्या क्या चीजें क्रिएट की है आपने वो बताइए। हाँ वही ना, वो हाँ। मैंने क्रिएट क्या किया कि कैसे समझाया जाए पार्टी को। तो ट्रेनिंग से आया कि ये लेवल की पार्टी है तो उसके मिलने जाना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो दूसरी बार कैसे ट्राई करना चाहिए, ट्राई छोड़ना नहीं चाहिए और कस्टमर को छोड़ देना चाहिए, अगर जैसे उसको फ्रीडम देना चाहिए, भी आज नहीं हुआ तो कल होगा। क्या क्या चीजें खरीदी हैं आपने वो बताइए। खरीदने के लिए तो मैंने पहला सॉफ्टवेयर, प्रॉपर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अच्छी ऑफिस अपनी होनी चाहिए। कितनी ऑफिसेज है आपकी? एक ही ऑफिस। एक ऑफिस है, ओके। एक ही ऑफिस, अच्छी ऑफिस होनी चाहिए क्योंकि तभी कितने स्टाफ है आपके? 3 मेंबर है। 3 स्टाफ है, ओके। एक यानी कि 2 स्टाफ है और एक तो हमारा जनरल इंश्योरेंस का पूरा संभालते, वो स्टाफ नहीं एक्चुअली बोला जाता, और पार्टनर ही है, ओके। लेकिन 3 और मैं 4 जन बैठते, तो ये ऑफिस पे आती है दोपहर 5 जन, 3-4 जन। खरीदने के लिए तो जरूरत हो और आपके पास फाइनेंशियली थोड़ा फ्रीडम हो तो कार लेके जाइए, क्योंकि हर एक बंदा, ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि अपनी बरोबरी वाले के साथ बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग। तो हो सके तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट साथ में रखिए, पेन अच्छी होनी चाहिए, जूते अच्छे होने चाहिए, वो सब थोड़ा चेंजेस लाके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। मैंने बोला भैंसे चराने से लेके आज मर्सिडीज तक, और आपको बताऊं लगभग 3 लाख किलोमीटर का मैंने फ्लाइट में जर्नी किया होगा, उससे ज्यादा होगा। फैंटास्टिक, बहुत 3 बढ़िया, लाख किलोमीटर से ज्यादा मैंने जर्नी फ्लाइट में किया है। सुपर। जो एक आदमी 12वीं 3 कक्षा लाख में, किलोमीटर जो बंदा 12वीं कक्षा में 3 दफा फेल होता है, सोचिए क्या कर पाएगा। कॉन्फिडेंस रखिए, सबसे पहले खरीदने वाली बात अगर कोई है तो खुद से ही खरीद लीजिए कॉन्फिडेंट। भाभी जी आप क्या चाहती हैं? एक तो इन्होंने यूएस का ट्रिप करा दिया आपको, आपका ड्रीम पूरा कर दिया, अब और क्या है आपका सपना? बता दीजिए इनको जो आप चाहती हैं इनसे। बस मुझे जो मिला मैं खुश हूँ, हाय हैप्पी। हर साल ले जाते हैं, LIC ने बहुत घुमाया हमें। एक प्रश्न सबसे पूछता हूँ अभी, ये इसमें मैंने सबसे पूछ रहा हूँ कि आप तो इतनी बम्बईया लैंग्वेज में बोलूँ तो फिदा है इन पे, आपको इन पे, आपको जैसे इन्होंने बोला कि इनको अमिताभ बच्चन नजर आता है, आपको कौन सा फिल्मी एक्टर नजर आता है? मैं कोई फिल्मी एक्टर को नहीं देखती, इनको ही देखती हूँ। यही मेरा एक्टर है, यही मेरा हीरो है। क्या बात है, क्या बात है। जिग्नेश भाई आपको कौन सी फिल्म एक्ट्रेस नजर आती है आपकी वाइफ में? कभी तो ऐसा लगा होगा ना, फील आया रहेगा। सही में बोलूं? हाँ सही में बोलिए। जय प्रदा। क्या बात है, नहीं एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। अभी इन्होंने बोला ना तो वाकई में आप जयाप्रदा जैसी दिखती हैं। सुपर, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको मालूम था इनके दिल में है ऐसा कि आपके बारे में ऐसा एक इमेज बनाई है जयाप्रदा, आपको पता था? नहीं मालूम था, चलिए आपको मालूम पड़ गया अभी। कभी बताया नहीं, कभी नहीं बताया। चलो लोग बोलते हैं हाँ। दोस्त लोग कि जय बच्चन है क्योंकि हाँ। हाइट के हिसाब से, क्योंकि हाँ। मुझे बच्चन पहले से ही पसंद है। लास्ट क्वेश्चन जिग्नेश भाई, और उसको सिर्फ एक लाइन में आप उत्तर देना, एक लाइन, 1 लाइन आंसर। आपकी पूरी जिंदगी अभी तक जो आपने बिताई है उसका निचोड़, अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू अपने को निकालना है, मेरी जिंदगी का निचोड़ लर्निंग ये है, एक लाइन में तो क्या बोलना चाहोगे? जब भी सीखने का मौका मिले तो सीखते रहना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए। जहाँ से भी जो भी सीखा उसको अप्लाई करो, सीख के बैठे मत रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिग्नेश जी, मैडम तीर्थ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इंटरव्यू का सार ये है कि भाभी जी ने वैसे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें विदाउट कम्युनिकेशन आपने की है। जिग्नेश भाई ने तो चलो बोला ही है, बोल के बहुत सारी चीज़ें दी है। फैंटास्टिक। तीर्थ आपने भी ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन विदाउट बातें की है आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जिग्नेश भाई ने तो बोल के बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा वंस अगेन फॉर गिविंग योर टाइम एंड शेयरिंग योर लाइफ जर्नी एंड मोटिवेटिंग आवर ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया BITV का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।